सर अरुण कुमार, ये जो जो बात प्रंजॉय ने अभी कही कि किस तरीके से जो है इसका क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है बंबई की इकोनॉमी पे, क्योंकि ये धारावी, जैसा कि बड़ा बड़ा स्पष्ट है कि धारावी एक ऐसा दुनिया का सबसे बड़ा स्लम है और वहां पे इतनी ज्यादा एक्टिविटी है। अलावा इसके कि 10 लाख रोते हैं, वहां पे तमाम इकोनॉमिक एक्टिविटी है। ये किस तरीके से कर पाएंगे, इनका तो प्रांजॉय का कहना ये है कि मुमकिन नहीं है जिस तरीके से इन्हें किया है। लेकिन जो शातिराना तरीके से मैनिपुलेट करके इन्हीं को दिया गया टेलर मेड कंडीशंस बना करके, आपको क्या लगता है? देखिए, ऐसा है कि जो हमारी आज की अर्थव्यवस्था है उसको चलाने का एक मॉडल है। वो मॉडल है कि हम बहुत बड़े बड़े कॉन्ग्लोमरेट्स बना दें। तो जैसे अडानी हैं, अंबानी हैं, टाटाज हैं, ये बहुत बड़े बड़े कॉन्ग्लोमरेट बन रहे हैं, जो कि जैसे जापान में हुआ, जैसे कि साउथ कोरिया में हुआ, जो चाइबॉल मॉडल हुआ, तो वहाँ पे सैमसंग हो गया, ह्यूंडई हो गया, इस तरह से बहुत बड़े बड़े वो बने। लेकिन वो टेक्नोलॉजी डेवलप करके बड़े हुए और उन्होंने दुनिया भर में वो अपना वो किया, वर्चस्व कायम किया। लेकिन हमारे जो ये बड़े बड़े कॉन्ग्लोमरेट्स हैं, ये टेक्नोलॉजी नहीं डेवलप कर रहे। ना टाटाज ने किया, ना अंबानीज ने किया, ना अडानीज ने किया। ये किस प्रकार से बड़े हो रहे हैं? इनको एसेट्स एक्वायर करने दिया जा रहा है। बड़ी बड़ी कंपनियां ये एक्वायर करके बड़े हो रहे हैं। तो जैसे कि आपने परिंजर ने जैसे बताया कि अडानीज ने बम्बई का एयरपोर्ट जो एक्वायर कर लिया, जो बाकी एयरपोर्ट में इनको कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर में मिल गया, फिर सीमेंट कंपनियां एक्वायर कर ली। और जैसे कि आपने शुरू में कहा कि जहां जहां जो हमारे प्रधानमंत्री गए, वहां पे कुछ दिन बाद या उसी समय उनको कुछ प्रोजेक्ट्स मिल गए। और फिर ये जो सारा जो एक जिसको क्रोनिज्म की वो संज्ञा दी जाती है, क्रोनिज्म फैलता चला गया। तो उसके जरिए से अडानी साहब बहुत बड़े होते चले गए। अब सवाल ये उठता है कि यहाँ पे जो धारवी का प्रोजेक्ट हम डिस्कस कर रहे हैं, उसमें क्या हो रहा है? तो जो स्लम डेवलपमेंट है, वो एक तरह से समझिए तो सारे हमारे देश की जो आर्थिक नीति में गड़बड़ियां हैं, वो स्लम डेवलपमेंट और स्लम के क्रिएशन में आती है। अगर हमारे गांव में डेवलपमेंट हुआ होता तो लोग पलायन करके शहर में नहीं आते, इतना कॉन्सेंट्रेटेड डेवलपमेंट नहीं हुआ होता, इतने लैंड प्राइसेस नहीं बढ़े होते, और इतना जो जो गरीब आदमी है उसके पास जो जमीन होती वो अपना घर बनाता। लेकिन अभी जो लैंड प्राइसेस इतने हाई होते हैं अर्बन एरियाज में कि गरीब आदमी जो पलायन करके आता है वो सिवाय इंक्रोचमेंट करने की और कुछ कर नहीं सकता। तो जो स्लम डेवलपमेंट है हमारे देश में, वो भी एक तरह से अब वो प्राइवेट सेक्टर के हाथ में दिया जा रहा है। क्योंकि जैसे आपने देखा कि मिल लैंड था, जब जब बंबई में मिल्स बंद हुई 1982 के बाद, जब बड़ा स्ट्राइक हुआ, और वो कहा जाता है कि कैपिटलिस्ट ने खुद मिलके वो स्ट्राइक इंजीनियर किया, जो 18 महीने स्ट्राइक हुआ। और अब वहां का जो मिल लैंड है उसको बेचा जा रहा है, बहुत हाई प्राइसेस से बेचा जा रहा है। वहां पे जितनी भी बड़ी बड़ी मिल्स थी उसके लैंड पे कमर्शियल डेवलपमेंट हुआ। तो आइडिया जो प्राइवेट सेक्टर का है वो कि लैंड लेके उसको कमर्शियल डेवलपमेंट में लगाएं। तो धारवी का भी जो प्रोजेक्ट है, आइडिया ये है कि यहाँ पे कुछ हिस्सा तो जो लिविंग के लिए दिया जाएगा, बाकी हिस्सा जो है वो कमर्शियल डेवलपमेंट करके, और जो कैपिटलिस्ट हैं जो उसको जो डेवलप करेंगे उससे पैसा कमाएंगे। तो जैसे कि परंजॉय ने बताया कि जो लैंड जो एक्वायर किया जाएगा धारवी में, वो कुछ ही हिस्सा जो होगा लिविंग के लिए, बाकी हिस्सा होगा वो कमर्शियल डेवलपमेंट के लिए। और उसमें क्योंकि बंबई में दाम बहुत तेज है, तो वहां पे हजारों करोड़ रुपए का प्रॉफिट जो कमाने का जो है। अब सवाल ये उठता है कि वहां पे ऑलरेडी बिल्डर्स थे, उनको तो लैंड नहीं दिया जा रहा। जो लैंड दिया जा रहा है वो क्रोनिज्म के चलते हुए मिस्टर गौतम अडानी की कंपनियों को दिया जा रहा है। जैसे उन्होंने बताया कि अभी सॉल्ट पैंस का लैंड दिया, अभी जो ये स्लम्स का लैंड दिया जा रहा है। तो अगर आप ये समझे कि 1000 एकड़ के करीब जो लैंड जो अगर इनको मिल जाता है, तो ये समझिए कि 10,000 करोड़ रुपए का प्रॉफिट इनको जो मिल जाएगा। और इसीलिए जो ये शेयर होता है कि क्रोनिज्म होता है, तो उसमें पॉलिटिशियंस को एक हिस्सा मिल जाता है और जो बिजनेसमैन है उनको एक हिस्सा मिल जाता है। तो कुल मिला के जो स्थिति है वो स्थिति है क्रोनिज्म की, बढ़ते हुए क्रोनिज्म की, और खासकर कुछ कॉन्ग्लोमरेट्स की। अब इससे क्या हो रहा है कि इससे हमारा जो इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट है वो खत्म हो जा रहा है। इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट में जो जैसे कि परंजय ने बताया कि बाकी बिल्डर के हैं वो परेशान है कि सारा का सारा अडानी को दिया जा रहा है। अच्छा, फिर आपने देखा कि जब हमारे देश से लोगों ने पलायन करना शुरू कर दिया है, जो 2014 से 2019 के बीच में हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स 23,000 देश छोड़ के चले गए। 2019 में 7,500 हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल छोड़ के चले गए। फिर 2022 में 7,500 और चले गए।
और 2022 में सरकार ने बताया कि 2.5 लाख लोगों ने इंडिया की सिटीजनशिप छोड़ दी है। तो जो एक इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट जब खराब होता है तो उससे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट पे असर पड़ता है। इसीलिए अगर आप देखें तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इंडिया में कम हो गया है। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट क्यों कम हो रहा है? क्योंकि जो भी प्रॉफिटेबल बिजनेस है उसको खतरा है कि कोई जो क्रोनी जो होगा वो उनको एक्वायर कर लेगा। जैसे कि आपने सीमेंट में देखा, बाकी और सेक्टर में देखा कि जहां भी प्रॉफिटेबल कंपनी थी वो जो किसी क्रोनी को दे दी जा रही हैं, एयरलाइंस भी क्रोनीज को मिल जा रही हैं। तो कुल मिला के जब इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट खराब होता है तो उससे डेवलपमेंट रुक जाता है। और जब लैंड प्राइसेस ज्यादा हो जाते हैं तो आदमी लैंड में पैसा लगाता है, ना कि इन्वेस्टमेंट करता है इंडस्ट्री में। तो अगर इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा तो डेवलपमेंट भी, ग्रोथ भी कम हो जाएगी। तो हमारे देश में क्या हो रहा है कि ऑर्गेनाइज सेक्टर बढ़ रहा है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर गिरावट पे है। तो जो सरकार कह रही कि 7% का ग्रोथ रेट है, वो ऑर्गेनाइज सेक्टर का ग्रोथ रेट, वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर का ग्रोथ रेट नहीं है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर तो गिरावट पे है। तो अगर हम ये मान के चलें कि वो गिरावट पे है तो हमारा रेट ऑफ ग्रोथ 7% नहीं, इस समय 1.5-2% के करीब है। तो ये सरकार का प्रोपेगेंडा है कि वो सिर्फ जो ऑर्गेनाइज सेक्टर का डेटा लेके, जो हमारा क्वार्टरली डेटा आता है उसमें अनऑर्गेनाइज सेक्टर का सिर्फ एग्रीकल्चर का होता है, बाकी और सेक्टर का होता नहीं डेटा। तो ऑर्गेनाइज सेक्टर में भी आप देखें तो 300-400 कंपनियों का डेटा होता है सिर्फ, वो भी पूरा जो 6,000 बड़ी कंपनियां उनका डेटा नहीं होता। तो जो ये धारवी में जो माइक्रो सेक्टर है, जैसे कि अभी जब परंजय ने बताया कि बहुत सारे छोटे छोटे वहां पे कारखाने हैं, वो चाहे लेदर के हों, टेक्सटाइल के हों, चाहे वो प्रिंटिंग के हों, तरह तरह के, वो सारे खत्म हो जाएंगे। और जो आप जब डेवलपमेंट करेंगे, मल्टी स्टोरी डेवलपमेंट, उसमें वो इंडस्ट्री कहाँ जाएगी? तो वो इंडस्ट्री भी फिर बॉम्बे से बाहर चली जाएगी या वो ठप हो जाएगी। तो हमारी जो डिमांड है वो माइक्रो सेक्टर से शिफ्ट करके जब ऑर्गेनाइज सेक्टर में जा रही है, तो ऑर्गेनाइज सेक्टर की तो ग्रोथ हो रही है, जिसको के शेप जो बोला जा रहा है, तो वो बढ़ रहा है। जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, माइक्रो सेक्टर है, कृषि है, वहां पे परेशानी है। तो ये हमारा डेवलपमेंट मॉडल सही नहीं है, जिसमें आज की सरकार ऑर्गेनाइज सेक्टर को बढ़ावा दे रही है और अनऑर्गेनाइज सेक्टर को खत्म कर रही है। और ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर को खत्म करने का सबसे बड़ा प्रयास हुआ था नोटबंदी का। नोटबंदी के बाद जीएसटी के बाद एनबीएफसी का, और एनबीएफसी के बाद जो पैंडेमिक हुआ जिसमें कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में बहुत बड़ा धक्का लगा, उनको बहुत बड़ा असर पहुंचा। तो ये जो नीति है हमारी है, ये कुल मिला के नीति ही हमारी सही नहीं है, जो कि प्रो पीपल हो। ये एंटी पीपल पॉलिसी है। उसी के चलते हुए प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, उसी के चलते कमर्शलाइजेशन हो रहा है, उसी के चलते जो जमीन है उसको दिया जा रहा है। और ये मतलब एक जो अपर क्लास का है कि देखो स्लम तो बहुत गंदे होते हैं, वहां पे तो बहुत गंदगी होती है, इसलिए उनको क्लीन करना जरूरी है, उनको सही घर देना जरूरी है। उसी बहाने से आप लैंड उनको जो है कमर्शलाइज कर देते हैं, उसको कमर्शियल एंटिटीज को दे देते हैं। तो हालांकि कहा जा रहा है कि लैंड अदानी को नहीं मिलेगा, लैंड जो है वो जो स्टेट के पास ही रहेगा, लेकिन स्टेट के पास रहते हुए भी जो अडानी ही प्रॉफिट उसमें से कमाएंगे। तो इसलिए जो नीति है वो ये है कि जो प्राइवेट कमर्शियल इंटरेस्ट है उनको बढ़ावा दिया जाए और जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है उसको जो है बैकफुट पे किया जाए।